नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेटा आज की जनवरी 24 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल की न्यूज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो न्यूज़ आपको अभी रात को सोने से पहले मिल जाएगी, ठीक है ना। कल की जो न्यूज़ हमारी बची हुई है वो, ठीक है। तो अभी हम 24 तारीख की अभी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज से। एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों पे एक बार नज़र डालेंगे। पहला आर्टिकल है रीनिंग इन द सब्सिडी बिल, कि भाई सब्सिडी का जो खर्चा है सरकार के ऊपर कितना भारी पड़ रहा है, कितना अभी तक बढ़ चुका है। एक तो फूड की बात करेंगे, एक फर्टिलाइजर्स की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे। दूसरा जो पॉइंट है दैट विल बी अबाइड विद मी, ये हाइन जो है इसको अभी रिमूव कर दिया गया है। अभी जो रिपब्लिक डे, अभी आपको पता है कल रिपब्लिक डे है, ठीक है। तो ऐसे में रिपब्लिक डे जब कंक्लूड होता है ना, तो कंक्लूजन के टाइम पे वो जो बैंड से जो परफॉर्मेंस दी जाती है लास्ट में, तो उसमें ये था कि अबाइड विद मी करके आप एक बार यूट्यूब करना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि एक तरीके का एक सॉन्ग टाइप है जिसमें ये होता है कि वॉर पर गए हुए जो सोल्जर्स होते हैं वो अपना टास्क कंप्लीट करके रिटर्न आते हैं अपने घर पे, तो उनका वेलकम करने के लिए एक तरीके के सॉन्ग, और वो मिलिट्री वाले खुद गाते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारे यहाँ पर 1950 से चलता आ रहा है, तो इसको डिसकंटिन्यू करने से रिलेटेड ये मुद्दा है, एक बार नज़र डाल लेंगे। फिर लास्ट में ये कि अभी जर्मनी के नेवी चीफ ने ऐसा क्या स्टेटमेंट दे दिया इंडिया के टूर पे जब वो थे अभी, जिसकी वजह से उनको रेजिग्नेशन तक देना पड़ गया। जानेंगे इस मुद्दे को। 3 है, तीनों को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू द सब्सिडीज। देखो फरवरी 1 को बजट आने वाला है, और जहाँ तक है 2 नंबर्स पर ज़्यादा दिमाग लगाया जाएगा लोगों के द्वारा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा। एक तो रहेगी फूड और दूसरी सब्सिडी रहेगी फर्टिलाइजर सब्सिडी, दोनों पर। देखो अगर 2015-16 से 2019-20 के बीच की अगर बात करें, तो दोनों के लिए जो एग्रीगेट आउटले था वो डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा था। दैट मीन्स कि बजट में फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए जो पैसा अलोकेट किया जाता था वो 2015-16 से लेकर 2019-20 के बीच में जो ट्रेंड था वो था डिक्लाइनिंग ट्रेंड, मतलब सरकार ने कम पैसा अलोकेट किया, जो कि एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देखें तो जहां तक अभी देखा जाए ओवरऑल, तो 2,11,834 करोड़ से घटा करके कितना कर दिया अभी तक सरकार ने, 1,89,813 करोड़ रुपए तक। या फिर ये कह सकते हो कि सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें सब्सिडी का, फूड एंड फर्टिलाइजर की सब्सिडी का लोड कितना रहा, 2015-16 में जो 11.8% था उसको 2019-20 तक आते आते 7.1% तक रिड्यूस कर दिया। इसमें क्या है कि अभी ये जो ट्रेंड है इसी को कहीं ना कहीं बजट 2020-21 तक भी प्रोजेक्ट किया गया था, बजट में यही अनाउंस था, और उसमें ये 7.1% से रिड्यूस करके इसको और ज़्यादा 6.1% तक ला दिया था। दैट मीन्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा था। बट जैसे ही कोविड स्ट्रक होता है, कोविड आउटकम होता है, आउटब्रेक होता है, उसके बाद में मजबूरन सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है, एक तो फूड पे और एक फर्टिलाइजर पे, जिससे कि फूड से दैट मीन्स गरीबों की हेल्प, फर्टिलाइजर मतलब फार्मर्स की हेल्प, इन दोनों की सहायता करने के लिए सरकार को जितना आउटले, दैट मीन्स जितना बजट में अलोकेट किया था 2020-21 में, फरवरी 1 को जो बजट आया था उससे ज़्यादा पैसा इशू करना पड़ा। कारण क्या था? कोविड की वजह। तो इसके पीछे 2 कारण है, दोनों कारणों को एक बार हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है ये थोड़ा सा चेंज हुआ, इसकी वजह हमने देख ली, जिसमें फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो रिवर्स होती हुई दिखाई दी। जैसे 2020-21 में अगर बात करें तो जितना एस्टिमेट लगाया गया था उससे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ गया। तो मतलब टोटल जितना बजट था उसका कितना खर्च करना पड़ गया सरकार को, 16.1%, जबकि टारगेट कितना किया था, 6.1%। तो आप देख सकते हो 10% का राइज हो गया सब्सिडी एलोकेशन में। अब आ जाओ आगे। तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड रिवर्स हो गया कोविड की वजह से, क्योंकि डिस्ट्रेस था इकोनॉमी में, तो सरकार को पैसा खर्च करना पड़ा, उनमें से एक थी सब्सिडी। तो सबसे पहला है कमिंग क्लीन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिशें कर रही थी कि कैसे भी करके सब्सिडीज़ को बंद किया जाए। अब हमारे यहाँ पर फूड की अगर बात करें तो फूड वाला सिस्टम कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। और दूसरी तरफ फर्टिलाइजर्स की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट बेस्ड, या फिर आप देख सकते हो जो फार्मर्स को कंपनीज के थ्रू जो सब्सिडी मिलती है वो दी जाती है। पर सवाल फूड की अगर बात करें तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफसीआई का जो इकोनॉमिक कॉस्ट आती है, जिसमें माल को खरीदना, मतलब अनाज को खरीदना एफसीआई के द्वारा, उसके द्वारा उसको प्रॉपर्ली हैंडल करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, गोडाउन तक ले जाना, गोडाउन से फिर वापस जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ तक पहुँचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, स्टोर करना ग्रेन को, ये सारी कॉस्टिंग ओवरऑल हो जाती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक कॉस्ट के अंडर में।
फिर उसके बाद में ये तो होगी लागत। अब बात आती है कि एफसीआई के पास में इनकम क्या होती है। जब कुछ बेचा जा रहा है तो डेफिनेटली कुछ इनकम होगी, तो उसको बोला जाता है इशू प्राइस। अब आपको पता ही है, खरीदारी तो हो रही है 20-25 रुपए किलोग्राम के हिसाब से गेहूं और चावल की, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं। एक आप टेंटेटिव आइडिया लो, और दूसरी तरफ बेच कितने रुपए में रहे हो, 5 रुपए किलो के हिसाब से, तो 25-15 रुपए का डिफरेंस आया कि नहीं। ये 15 रुपए कौन पे कर रहा है? सरकार एफसीआई को पे करती है फिर, क्योंकि एक बार को काम निकालने के लिए एफसीआई जो है वो उधार ले लेती है। ठीक है, जैसे कि नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स अवेलेबल होते हैं, उनसे पैसा निकाल लिया, उधार ले लिया, पर वो पैसा रिटर्न भी तो करना होता है। अब रिटर्न कैसे करे? अब सरकार क्या करेगी, जो एफसीआई की लागत है जिसको हम इकोनॉमिक कॉस्ट बोल रहे हैं, और फिर एफसीआई जो बेच रहा है मार्केट में उसको बोलते हैं इशू प्राइस। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो एफसीआई के लिए घाटे वाली बात हो रही है, और उस घाटे को मैनेज करने के लिए फिर सरकार क्या करती है, एफसीआई को पैसा देती है और एफसीआई फिर उसको रिटर्न करती है। अब आप देखो, एफसीआई उधार ले रहा है तो 7.4 से 8.8% तक एनुअल ब्याज भी तो देना पड़ता है भाई उधार ली हुई चीज पे। तो ऐसे में एफसीआई पे लगातार बर्डन बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इस तरीके से आप आ जाओ फर्टिलाइजर सब्सिडी की तरफ। फर्टिलाइजर सब्सिडी पर भी बहुत सारा पैसा खर्च करने को पड़ा। जो एस्टिमेट थे बजट में उससे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अभी अगर रिवाइज एस्टिमेट्स की बात करें 2021-22 की तो अभी तक 3,69,687 करोड़ रुपए। ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप ट्रेंड समझो केवल। ठीक है ना। क्वेश्चन कई बार यही बनता है कि पिछले 5 सालों में फूड सब्सिडी इतनी डिक्लाइन हुई, फर्टिलाइजर सब्सिडी इतनी डिक्लाइन हुई, कोविड के टाइम पे और डिक्लाइन हो गई। ऐसा स्टेटमेंट दे दिया तो वो गलत हो गया, क्योंकि कोविड के टाइम पे सब्सिडी क्या हुई है, बढ़ गई। ठीक है ना। इसके आगे अगर देखें तो ऐसे में क्या हुआ कि पहले का जो एफसीआई पे लोड था या फिर जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो ड्यू चल रहा था, जो कि कंपनियों को पे नहीं किया था सरकार ने, फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनी है उनको, तो वो ड्यू पे करने के चक्कर में सरकार को पैसा ज्यादा रिलीज करना पड़ा। ये जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसकी बात करें 2021-22 की। अब आ जाओ आगे, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कोविड। कोविड की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, अब कोविड की वजह से आपको पता है कि इंटरनेशनल प्राइस है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आपको ध्यान हो तो सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हुए थे, और फर्टिलाइजर्स के बारे में हमने न्यूज़ भी बहुत डिस्कस की थी और एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था जिसमें फर्टिलाइजर्स की प्राइस लगातार बढ़ रही थी। और डिमांड क्या आ रही थी, बोले न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है ना फर्टिलाइजर्स के लिए, उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए। इवन यूरिया जो है वो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फर्टिलाइजर की तरह, केमिकल फर्टिलाइजर की तरह। तो बोलो वहाँ पर आप ये ओवरऑल यूरिया के ऊपर सब्सिडी ना देने की बजाय न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रोवाइड करो, कि भाई किसी के खेत में नाइट्रोजन की कमी है, उसकी मिट्टी में, उसके खेत की मिट्टी में कहीं पे फास्फोरस की कमी है, कहीं पोटेशियम की कमी है, तो उसके हिसाब से आप सब्सिडी प्रोवाइड करो। ठीक है ना। दूसरी बात आ जाती है क्या, फूड की। फूड में आपको पता है कोविड की वजह से कितनी ज़्यादा परेशानियां हुई, कितनी हार्डशिप आई, तो गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उस केस में कम से कम भरपेट खाना मिले, उसके लिए क्या शुरू किया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत गेहूं या चावल 5 रुपए किलो के हिसाब से, फिर आपको पता है कि 2 रुपए किलो के हिसाब से, 3 रुपए किलो के हिसाब से दालें, और ये भी अवेलेबल 5 रुपए किलो के हिसाब से दालें हुई, फिर बाद में वीट और राइस 2 रुपए 3 रुपए किलो के हिसाब से ये प्रोवाइड किए गए थे। ये एक तरीके से सोशल सेफ्टी नेट का काम किया इस प्रोग्राम ने, जो कि 2020 में जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था ना, तब से लेकर नवंबर 2020 तक और अभी मार्च 2022 तक इसको एक्सटेंड किया गया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को। तो इसके तहत पैसा तो खर्च हो ही रहा है ना। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फूड सस्ते में प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के ऊपर एक अपने आप में लाइबिलिटी थी, ऑब्लिगेशन था, और उसके तहत सरकार के ऊपर और ज्यादा खर्चा बढ़ गया। ठीक है, तो ये एक मुद्दा आ जाता है। फिर आ जाओ आगे, फिर इसके आगे अब यहां पर जो डेटा बताया हुआ है वो मिड ईयर है। तो अब आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूं। इकोनॉमिक सर्वे आएगा अभी 1-2 दिन में आने वाला ही है जहां तक है। ठीक है ना। 1 फरवरी को तो देखो बजट टेबल कर दी, पार्लियामेंट में रिलीज हो जाएगा बजट। ठीक है, तो उसके पहले पहले ही जहां तक है 27, 28, 29 कभी भी आ जाए, तो इकोनॉमिक सर्वे है ना उसको एक बार पढ़ना है, और उसमें हमें इन स्कीम्स की पूरी डिटेल लेनी है कि पूरे साल में इसका क्या असर पड़ा है। ठीक है, कारण क्या है कि यहाँ पर डेटा 9 महीने का है। 9 महीने का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले 5 साल का ट्रेंड हमारे पास में होना चाहिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं सीधे। फिर यहाँ पर आगे आपके सामने बताया हुआ फर्टिलाइजर के क्या भाव चल रहे थे कि पर टन $900 तक था यूरिया का भाव। ठीक है, डाईअमोनियम फॉस्फेट भी 900 पे चल रहा था। इसके अलावा जो म्यूरिएट ऑफ पोटास
उसकी प्राइसेस भी हाई थी। ये फर्टिलाइज़र का एक एक माइन्यूट चीज़ें बताई हुई है, अमोनिया, फॉस्फोरिक एसिड, रॉक फॉस्फेट, बोले ये सब महंगे हो रहे थे। ठीक है ना, तो इसकी वजह से फर्टिलाइजर्स में भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ा। ठीक है जी। अब आगे क्या है, आगे तो ऐसा है, अभी फिलहाल तो देखो फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी अभी ओवरऑल 2021-22 में 1.9 लाख करोड़ रुपए तक का खर्चा सरकार से करवाने वाली है, इसमें कोई डाउट है नहीं। इसमें क्या है, जो फिस्कल डेफिसिट है वो तो ऑलरेडी सरकार पे है ही, कारण कि रेवेन्यू तो इतनी आ नहीं रही है, एक्सपेंडिचर सरकार को करना पड़ रहा है। और उसमें भी ये जो सब्सिडीज और ये देनी होती है ना, ये बेसिकली अपने आप में इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती। सब्सिडी देना एक तरीके से आप मानो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो होता नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं जो है वो लॉन्ग टर्म में इतना बेनिफिट नहीं देता है। ठीक है, गवर्नमेंट को रिटर्न कहाँ से मिलता है, जब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करे। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, कहीं रेलवे लाइन बिछा रही है, कहीं ब्रिज बन रहे हैं, कहीं पे पुल बन रहे हैं, कहीं डैम बन रहे हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ऐसे में बात ये है कि ये जो सब्सिडी है ये 5.96 की बजाय अब की बार आप देख सकते हो पिछले एक साल के अंदर अंदर लगभग 1% का राइज देखने को मिला। ये सारी चीज़ें बस वही चीज़ें हो रही है। बाकी इलेक्शन बाउंड सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसका क्या किया जाए क्या नहीं। तो देखो सरकारें जब भी बनती हैं ना, सरकारें जब भी बनती हैं तो शुरुआती दो से 3 सालों में जितना कुछ करना है उठापटक वो किया जा सकता है। और सरकार जब मतलब यूँ मानो चुनाव के 2 साल बच जाते हैं ना, तब फिर सरकारें कोई भी एग्रेसिव कदम लेने से मना करती हैं, कारण कि उनको पता है भाई अब चुनाव आ गए हैं, चुनावों के अंदर हमें परफॉर्मेंस हमारी ठीक ही देनी है। और फिर वो पॉपुलिज्म पे आ जाते हैं, मतलब एक रियलिस्टिक अप्रोच की बजाय क्या करनी शुरू कर देते हैं, लोक लुभावन बातें। ठीक है, तो ये सिनेरियो थोड़ा सा और समझा रहे हैं यहाँ पे। बाकी एक चीज़ आप ध्यान रखें, इकोनॉमिक सर्वे से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और स्कीम्स के बारे में देख लेना, कितना क्या ट्रेंड रहा, कितना क्या खर्च हुआ। 2-3 दिन में आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी मिनिस्ट्री की वेबसाइट से। बाकी समरी आती है, देखो ये जो विजन आईएएस की समरी आती है ना, वो ठीक लगती है मेरे को, वो आप देख सको तो वो देख लेना, उसके लिए वेट करना पड़ता है। और अब की बार बताया जा रहा है कि सिंगल वॉल्यूम ही आएगा, 2-2 वॉल्यूम का ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सिंगल वॉल्यूम में आएगा तो ठीक ही है, कोई इशू नहीं है, एक ही बुक में काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द अपील ऑफ आयम। इसमें ये बताया जा रहा है कि अमर जवान ज्योति वाला जो सिस्टम है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया, जिसमें मर्ज कर दिया गया है नेशनल मेमोरियल वॉर मेमोरियल में जो फ्लेम चल रही थी उसके साथ में अमर जवान ज्योति वाली फ्लेम को ज्वाइन कर दिया, मर्ज कर दिया। अच्छा, एक कमेंट भी आया था कि सर आप ये बताओ कि 1961 में अमर जवान ज्योति के बारे में बातचीत हो रही थी और 1972 में जबकि इस्टेब्लिश किया गया, ये वो कुछ कन्फ्यूजिंग था। तो नेशनल वॉर मेमोरियल स्टैब्लिश करने की बात चल रही थी 1961 से, तो अमर जवान ज्योति 1972 में स्टैब्लिश हुआ और इनको मर्ज करने की बात चल रही थी पिछले कई सालों से। ठीक है ना, वो वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टैब्लिश 1972 में हुआ अमर जवान ज्योति, 1961 से बात शुरू हो गई थी कि नेशनल वॉर मेमोरियल हमें बनाना चाहिए। ठीक है, और फिर ये शिफ्टिंग की बात थी बाद में। ठीक है, ये कुछ था। खैर मुद्दा आ जाता है फिर से कि ये जो अबाइड बाय मी, ठीक है, अबाइड विद मी, ये क्या है इसमें, ये बेसिकली प्री मॉडर्न वर्ल्ड के टाइम पे लिखी हुई एक तरीके की पॉइंट टाइप है, सॉन्ग एक तरीके का। लिखा किसने, हेनरी फ्रांसिस लायट ने, जो कि स्कॉटिश एंग्लिकन मिनिस्टर रहे। ठीक है, और इन्होंने उस टाइम पे बहुत ही सिंपल सॉम्बर वे में लिखा हुआ ये एक आप कह सकते हो गाना है। ठीक है, 1950 से लेकर के अभी तक हमारे भी कंटिन्यू चल रहा है। और ये कब होता है, जब रिपब्लिक डे कंक्लूड होता है और उस टाइम पे जब रिट्रीट करती रहती है आर्मी, जब आगे मूव करती है आगे पीछे आर्मी के जो ट्रूप्स हैं वो, तब वो ड्रम्स को बीट करते हुए बैंड के साथ में ये गाना गाते हैं एक तरीके से। ठीक है ना, अब क्या है कि इसको, ये जो पर्टिकुलर हाइम है इसको तो रिमूव करने की बात की जा रही है और अब लाया जाएगा वंदे मातरम। बोलेगी इसको कैसे भी करके, नहीं सारे जहां से अच्छा। ठीक है ना, ये भी अपने आप में साथ में गाया जाता है। ठीक है ना, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ये हाइम, ठीक है, अबाइड विद मी, इसमें इसके साथ में सारे जहां से अच्छा भी गाया जाता है। पर अब जो है वो कुछ ऐसा है, सरकार का मानस 2020 से लगातार चल रहा है पिछले 2 सालों से, कि बोले बीटिंग रिट्रीट के टाइम पे वंदे मातरम को गाया जाए, ना कि ये जो कॉलोनियल लेगेसी है या फिर अंग्रेजों का है कुछ और। तो बोला अब वंदे मातरम को गाया जाए। फिर उसके बाद में 2020 और 2021 में तो देखो ये जो पहले से चलता आ रहा था पैटर्न वो का वो कंटिन्यू कर दिया। पर अब जो है सरकार ने मानस बना लिया है कि अब ये जो अबाइड विद मी है इसको हम हटाएंगे
और अब तो सारे वंदे मातरम वाला जो है वो गाया जाएगा मतलब जो लास्ट में जो सेरेमनी होगी कंक्लूडिंग मैनर में। ठीक है, तो ये कुछ बताया जा रहा है। ये हाइम कब क्या लिखी गई थी इसको देखो, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में हो जाता है। जैसे जर्मनी में भी गाया जाता है, ब्रिटिश सोल्जर्स भी हैं वो भी गाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी परफॉर्म किया जाता है। ठीक है ना, क्वीन एलिजाबेथ की सेकंड की जो वेडिंग थी उसमें भी गाया गया था। ये सारी चीज़ें बताए जा रहे हैं बस, और तो कुछ नहीं। हमारे लिए सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि महात्मा गांधी जो थे हमारे ठीक है लीडर, तो महात्मा गांधी जी का खुद का एक फेवरेट सॉन्ग था ये, अपने आप में फेवरेट टाइम थी ये। ठीक है ना, तो उन्होंने जब पहली बार मैसूर पैलेस में जब बैंड पे सुना था तो उनको अच्छा लगा था। बाकी साबरमती आश्रम जहाँ महात्मा गांधी जी रहते थे, तो वहाँ पर आप देखो गांधी जी रहते थे उस टाइम पे, वैष्णव जन तो तैने कहिए जी, राम धुन हो गई तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई, ऐसे रघुपति राघव राजा राम, अबाइड विद मी, ये ऐसे ही थे, या फिर लीड नाइटली नाइटली लाइट, ऐसे करके ये कुछ सॉन्ग्स थे जो वहाँ पे चलते रहते थे। ठीक है ना, तो बोला ऐसा महात्मा गांधी जी का भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस पर्टिकुलर अबाइड विद मी सॉन्ग या हाइम को फॉलो करने में। वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, बस यही है, मेन जो चीज़ें थी वही है। इसके अलावा आपको पता ही है बैंड पे तो अलग अलग गाने गाए जाते हैं, जैसे कि भारत हमको जान से प्यारा है, AR रहमान का गाना है, माँ तुझे सलाम, जो उसकी मूवी आई थी सनी देओल की। इसलिए इसके अलावा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना है दिल दिया है जहाँ भी देंगे, आप सुनते ही हो। ये सारे बैंड पे परफॉर्मेंस होती है। तो ओवरऑल मुद्दा था वो हमने देखा, आगे चलते हैं हम। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है वो कमेंट जिसकी वजह से जर्मनी के जो चीफ है, नेवी चीफ, ठीक है, उनका नाम है वाइस एडमिरल KHM स्कॉनबैक, इनको अल्टीमेटली रिजाइन ही करना पड़ गया। कमेंट क्या था वो देखते हैं। देखो, मुद्दा था कि आज इंसिडेंट पॉइंट क्या था, वो ये कि मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एनालिसिस, यहाँ पर ये आए हुए थे इंडिया की विजिट पे। तो अपनी स्पीच में इन्होंने बोला कि व्लादिमीर पुतिन रिस्पेक्ट चाहते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो डिजर्व करते हैं, और यूक्रेन भूल ही जाए कि क्रीमियन पेनिनसुला जो कि 2014 में रशिया ने टेक ओवर कर लिया था, वो कभी यूक्रेन को दोबारा मिलेगा। अब ये स्टेटमेंट दे दिया, जबकि आपको पता है जर्मनी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो इस स्टेटमेंट को लेकर के और एक ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी चल पड़ी। और आपको पता ही है यूक्रेन की बॉर्डर्स पे कितनी ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा रशियन ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉयड हैं। नेटो, US ये अपनी तरफ से अपनी बातों पे अड़े हुए हैं, उधर रशिया अपनी बात पे अड़ा हुआ है, टेंशन ज़बरदस्त है। और उसी बीच जर्मनी के एक डिफेंस पर्सनल के द्वारा इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाएं तो फिर वो अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात हो जाती है। और ऐसे में फिर इन्होंने कहा, ट्वीट भी किया आपने रिप्लाई में कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी और ये क्लियर मिस्टेक है, और ऐसे में मैंने मेरा रेजिग्नेशन भी सबमिट कर दिया। तो ये है पूरा मुद्दा। डायरेक्टली अगर बात करें क्रीमियन पेनिनसुला, और चल क्या रही थी बातें, वो ये कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो रिस्पेक्ट चाहते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ये बात कही। क्रीमिया को उन्होंने टेक ओवर किया क्योंकि ब्लैक सी पे पकड़ रशिया अपनी कम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। आज यूक्रेन से लड़ाई करके रशिया कुछ चाहता नहीं है, केवल और केवल यूक्रेन के थ्रू अपनी खुद की डिग्निटी को अपराइज करना चाहता है, जिससे कि उसको रिकॉग्निशन मिले। बस इसके अलावा और ज़्यादा कोई एस्पिरेशंस नहीं है व्लादिमीर पुतिन की। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोल दी, और इस बात का फिर हो गया बात का बतंगड़। ठीक है जी, तो ये था पूरा खेल। सही है, क्योंकि इस मुद्दे को हम डिटेल में जान चुके हैं अच्छे से। एडिटोरियल अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि क्या स्टेटस अभी है। ठीक है, यही था कुछ, आगे चलते हैं। अब हम आ गए फ्रंट पेज पे। तो फ्रंट पेज पे देखो, पहली न्यूज़ तो ये है कि अभी आइस 360 सर्वे करवाया गया। ठीक है ना, ये सर्वे कौन करवाता है वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी बता दूंगा। तो आइस 360 सर्वे में ये पता पड़ा कि कोविड के टाइम पे के शेप्ड रिकवरी देखने को मिली। के शेप्ड रिकवरी का मतलब हो गया कि जो कुछ लोग थे उन्होंने अच्छी ग्रोथ रजिस्टर की, और बाकी जो गरीब लोग थे वो ज़्यादातर डिक्लाइन ही कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही। तो ऐसे में स्ट्रक्चर कैसी बन गई, के शेप बनी कि नहीं, कुछ लोग अच्छा परफॉर्म कर गए, कुछ ज़्यादातर के हाल ख़राब है। तो यहाँ पर आप एक बार इस टेबल पे अगर नज़र डालोगे तो आपको टाइटल समझ में आ जाएगा आर्टिकल का कि पुअरेस्ट 5%, 1/5 मतलब पुअरेस्ट 20%, इनकी इनकम लेवल लगभग 52.6 मतलब लगभग 53% पिछले 5 सालों में डिक्लाइन कर गई। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ आप देखो जो रिचेस्ट हैं उनकी इनकम 39% तक राइज कर गई।
और कोविड के टाइम पे इसको और ज़्यादा बूस्ट मिल गया। तो ये है मेन कारण कि मिडिल क्लास में जो लोअर मिडिल क्लास तक का सेगमेंट है ना, और उससे मिडिल, लोअर मिडिल और पुअरेस्ट, इनकी इनकम देखो तो इनके तो हाल हो रहे हैं खराब। बाकी अपर मिडिल और रिचेस्ट की अगर बात करें तो उनकी इनकम हो रही है राइज। तो ये सिनेरियो है। और ओवरऑल अगर इंडिया में बात करें तो 8.4% का राइज देखने को मिला है, ठीक है, हाउस होल्ड इनकम में। इसके अलावा पर्सनल जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, जिसमें टैक्स वैक्स सब कुछ आपने पे कर दिए, अब केवल खर्च करने के लिए जो पैसा पॉकेट में है, उसकी अगर बात करें तो उसमें तो देखो ओवरऑल तो राइज देखने को मिला है। बट यहीं पर तो प्रॉब्लम आती है कि एवरेज जो है वो रियलिटी नहीं बताता। अब यहां पर एवरेज तो 8.4%, अरे वाह इंडिया की इकोनॉमी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट रियलिटी ये देखो ना आप यहां पर कि कितने लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2020 दैट मीन्स 60% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो तो माइनस में गई है। पिछले 5 सालों की अगर बात करें, 2015-16 से 2020-21 को अगर कंपेयर किया जाए तो सीधी सी बात है। और बचे हुए 40% है, उन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ रजिस्टर की है, ठीक है। तो ये मुद्दा यहां पर राइज हाईलाइट किया जा रहा है। इसके आगे अगर देखें, ये जो सर्वे है आइस 360, ये 2021 का सर्वे कंडक्ट कराया गया पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी प्राइस के द्वारा। ये मुंबई बेस्ड थिंक टैंक है उसके द्वारा। बाकी तो देखो स्टेबल को इलैबोरेटली समझाया जा रहा है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ज़्यादा कुछ हम इसमें अब दिमाग नहीं लगाएं क्योंकि डेटा है, ठीक है। के शेप्ड रिकवरी आपको समझाई थी, बस मेन चीज़ यही थी। आगे चलते हैं। लगे हाथ यहाँ पर एक न्यूज़ और है, वो ये कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक, वहाँ पर एक केस आता है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया कि अगर बच्चा पेट में 24 हफ्ते से छोटा है और किसी भी वजह से अगर टर्मिनेट करना पड़ता, अबॉर्शन करवाने के लिए अगर 2 डॉक्टर्स का अप्रूवल मिल गया, दैट मीन्स कि सिंपल सी बात है, मेडिकल टर्मिनेशन से रिलेटेड जो एक्ट है, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इस एक्ट के अंडर में जो भी प्रपोजल दिए हुए हैं, जो भी गाइडलाइंस दी हुई है, अगर उनको फॉलो करते हुए अगर टर्मिनेशन कराया जाता है तो बोलो कोर्ट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 24 हफ्ते से अगर छोटा है पेट में जो बच्चा है वो, तो अगर उसको अबॉर्ट कराने के लिए जाना हो मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय लेते हुए, तो बोलो उसमें कोई इशू नहीं है। बस आप तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट को फॉलो करते रहो, ठीक है। तो मुद्दा जो है वो आपको थोड़ा समझना होगा, वो ये कि अगर बच्चा पेट में 20 हफ्ते से छोटा है, ठीक है ना, 20 हफ्ते से कम है, तो उस केस में तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसका ओपिनियन लिया जाएगा, और वो अगर ये ओपिनियन दे दे कि हाँ वाकई में टर्मिनेट कराना ही ठीक है, नहीं तो माँ बाप की ज़िंदगी भी खराब होगी और बच्चे की ज़िंदगी भी कम चैलेंजेस से भरी नहीं होगी, तो उस केस में टर्मिनेशन करने के लिए सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से अप्रूवल लेना होगा और वो टर्मिनेशन कराया जा सकता है। अब अगर बच्चा है वो 20 से 24 महीने के बीच का हो गया, तो उस केस में 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हाँ जी, वो अगर लिख के दे देते हैं कि हाँ जी हाँ वाकई में मेडिकल कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा, टर्मिनेट करवा दो, तो बोला आराम से कराया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 24 हफ्ते, महीना निकल रहा है मेरे मुंह से, 24 हफ्तों से अगर छोटा है बच्चा पेट में और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, और जो MTP लॉ है उसके अंडर में अगर सारी चीज़ें प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते हुए की जाए, तो बोला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लेवल पे कर लो, क्योंकि सरकार ने लॉ के बेसिस पे ये आपको परमिशन दे रखी है। ये है पूरा मुद्दा, ठीक है। आगे चलते हैं। और साथ में ये भी बताया है कि प्रेगनेंसी के केस में मेंटल हेल्थ, आसपास का एनवायरनमेंट, लिविंग कंडीशन क्या है उस औरत की जो प्रेग्नेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है, इनको आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो, ये चीज़ बताई गई फिर बाद में, ठीक है। और ये डिवीज़न बेंच थी बॉम्बे हाई कोर्ट की, जिसमें जस्टिस गौतम एस पटेल, जस्टिस माधव जामधार, ठीक है, इस तरीके की बात इन्होंने कही। ओके, नहीं ये पहले का ऑर्डर था, ये तो पहले का ऑर्डर था। खैर मुद्दा तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट का हो ही गया हमारा मेन। तो आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे अगर नज़र डालें तो यहाँ पर इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, बस आपको जो काम करना है वो मैं सीधा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर बजट को लेकर के बातचीत हो रही है, बजट में क्या हो सकता है, क्या होगा, ये सारे कयास हैं, कयास धरे रह जाते हैं, जो फैक्ट है वो बाद में देखेंगे अपन, ठीक है, जब बजट आ जाएगा उस टाइम पे। खैर फिलहाल इसमें इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो ये कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम
इनको लेकर के मुद्दा डिस्कस हो रहा है कि जो अभी इलेक्शन बाउंड स्टेट है, फॉर एग्जांपल यूपी, मणिपुर, पंजाब, इनको कितना क्या लोकेशन हो रहा है वो तो एक एक स्टेट वाइज तो हमें माथा लगाना नहीं है। हाँ, अगर आप इनसे स्टेट्स में से किसी से बिलोंग करते हो तो आप देख लेना। बाकी हाँ, जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जाती हैं जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इन स्कीम्स के बारे में एक बार बेसिक्स जरूर पढ़ लेना कि सरकार किस में कंट्रीब्यूट करती है, केंद्र सरकार के द्वारा कितना कंट्रीब्यूशन होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें। तो स्कीम्स की जो बेसिक्स है वो एक बार पढ़ लेना, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, बाकी इतना इसमें कोई डिटेल है नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत है। क्यों? फिर से वही इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमी पेज में मेन चीज़ें वहाँ से हमें मिल जाएगी। अब आ जाओ यहाँ पर, बाय एंड एक्सपोर्ट बट अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस। देखो, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट राइज हुआ है नो डाउट, पर फिर भी हम अभी भी नेगेटिव जोन में ही चल रहे हैं। दैट मीन्स इंपोर्ट भी राइज हुआ है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अगर ईयर ऑन ईयर पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम अभी तक का जो ट्रेड है हम कंपेयर करें, मतलब 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो ट्रेड था अभी तक, आज तारीख हो गई मान लो फॉर एग्जांपल दिसंबर तक का डेटा उठा लो, तो उस डेटा को हम कंपेयर करें 2021-22 के दिसंबर तक का जो डेटा है उसको, तो उसमें लगभग 50% तक का राइज देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे यहाँ से गुड्स का एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो लगभग $400 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ये टारगेट है। ठीक है, तो ये अपने आप में एनकरेजिंग चीज़ है। दूसरी तरफ इंडिया अपनी तरफ से बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने के लिए काम कर रहा है, जिससे कि हम हमारे एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बूस्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ तक अगर दिसंबर तक का डेटा देखें ना, तो उसमें आप मान के चलो $301.4 बिलियन तक हमने एक्सपोर्ट कर दिया है अप्रैल से लेकर दिसंबर 2021 तक। इसका मतलब एक्सपोर्ट हमारा राइज हुआ है। पर दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारा इंपोर्ट भी कम नहीं है, इंपोर्ट भी हमने अच्छा खासा किया है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर 443.8 बिलियन तक एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब फिस्कल ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये कितना रहेगा, अराउंड 43.8 बिलियन डॉलर्स का, क्योंकि हम एक्सपोर्ट तो कितना कर देंगे ओवरऑल पूरे साल में, लगभग $400 बिलियन। इंपोर्ट कितना करा है, 443.8 बिलियन। इसका मतलब क्या हो गया, इंपोर्ट थोड़ा ज़्यादा है, पर हाँ ट्रेड बढ़ रहा है, ये चीज़ यहाँ पे सिग्नल आ रहा है। अच्छा, एक्सपोर्ट में हमने दो ट्रेडिशनल सेक्टर, एक तो पेट्रोलियम और एक जेम्स एंड ज्वेलरी, ये तो थे ही, इसके अलावा भी हमने और भी सेगमेंट्स में एक्सपोर्ट को राइज किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो नाम दिए हुए हैं, इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग गुड्स, इनमें स्टील प्रोडक्ट, ठीक है, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, इनमें भी हमारा एक्सपोर्ट राइज हुआ है। ठीक है, तो अब आपके लिए टास्क है ना, वो बड़ी अच्छी बात है। वो क्या कि आप ये बताओ या फिर ये देख लो कि पिछले 5 सालों में इंडिया ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किन 3 कंट्रीज़ को किया है, नाम लिख लेना। पिछले 5 सालों में इंडिया ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किन 3 कंट्रीज से किया है, ये लिख लेना। क्वेश्चन बन सकता है। बात साथ में उनके परसेंटेज भी कि टोटल इंपोर्ट का कितना परसेंट रहा है या फिर क्या फिगर रहा, थोड़ा आइडिया ले लेना आप। ठीक है ना, कि बायलैटरल रिलेशंस में कहीं ना कहीं वो काम आ जाते हैं लिखने में, या फिर ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी मेंस प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जो अर्ली हार्वेस्टिंग एग्रीमेंट होते हैं, जिसको बोल सकते हैं हम इंटरिम ट्रेड डील्स, है ना, वो यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ में चली रही है। जहाँ तक है 2022 के इस साल के अंदर अंदर हमारा ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो देखो टाइम बताएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या होता है क्या नहीं। मैंने आपको पहले बोला था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कॉमर्शियल मतलब जो कस्टम यूनियन है ना, या फिर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एग्रीमेंट हो, एफटीए और ये होता है ना, इनके बारे में एक बार आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना था। ठीक है ना, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेना भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी आरबीआई की फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन जी का ये कहना है कि देखो इकोनॉमी वाकई में टेंशन में है, नो डाउट, पर हाँ कुछ ब्राइट स्पॉट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये इन्होंने बोला। चलिए स्पोर्ट्स पेज पे अगर हम देखें तो अभी 2 नए स्पोर्ट्स स्टार, बैडमिंटन के स्टार्स निकल के आ रहे हैं जिन्होंने सैयद मोदी इंटरनेशनल टाइटल जीता है। एक तो है तनीषा और एक है ईशान। तो क्वेश्चन बन सकता है, ईशान तनीषा रिसेंटली न्यूज़ में थे, ये किस गेम से एसोसिएटेड है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, बैडमिंटन। ठीक है जी, तो देखो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।